वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बोध शिला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो से आपको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस का नया बैच स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष आपके सिलेबस का जो पहला सोपान है, क्योंकि भाषा और व्याकरण हमारा मूल है, तो हम व्याकरण के पक्ष को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम व्याकरण की स्थिति में आप लोगों के सामने हम व्याकरण में हम वर्ण के चैप्टर से स्टार्ट चल रहे हैं। वर्ण, ठीक है। वर्ण के चैप्टर से हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग अपने सिलेबस का कर रहे हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला चीज तो हम ये जाने कि ये वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? तो वर्ण के बारे में कहा गया है कि भाषा की लघुतम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं हो सकता, वर्ण कहलाती है। वो इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब इस वर्ण में आपको कुल 3 विशेषताएं मिल रही हैं। वर्ण के चैप्टर में आपको 3 विशेषताएं मिल रही हैं। पहली विशेषता क्या है कि ये भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम इकाई। दूसरी विशेषता इसका क्या है कि ये अखंड इकाई है। अखंड इकाई। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? ये अर्थभेदक है। अर्थभेदक इकाई है। ये 3 विशेषताएं आपके सम्मुख उपस्थित है वर्ण की। अब सवाल आता है कि वर्ण आया कैसे, कहां से आता है? वर्ण का ओरिजिन क्या है, कहां से पैदा हुआ? ठीक है, भाषा की लघुतम इकाई है, ये भी मान लिया। अखंड इकाई है, ये भी मान लिया। अर्थभेदक इकाई है, ये भी मान लिया। पर ये कैसे हमको पता चलेगा कि वर्ण क्या है? वर्ण कहते किसे हैं भाई? ये तो तीन ये तो विशेषण है ना, इसके विशेषताएं हैं इसकी। पर वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? तो ये श्रीमान जी क्या होते हैं, इनको आप जानिए। ये कह रहा है कि व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण। ये इनकी उत्पत्ति है मेरे बच्चों। व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण। जैसे व्यंजन में हमने यहां लिखा क, हलंत लग गया। हलंत नहीं लगेगा तो वर्ण होगा, हलंत लग गया तो व्यंजन होगा। क्योंकि व्यंजन की 2 दशाएं होती हैं, स्वर रहित, स्वर सहित। स्वर रहित है तो व्यंजन है, यानी गुम्फन की स्थिति में है। और अगर कहीं वो स्वर सहित है तो मिश्रण की स्थिति बनाएगा, जो वर्ण कहा जाएगा। तो हमने यहां पर व्यंजन लगा दिया हलंत के साथ। व्यंजन में यानी क, स्वर में हमने कर दिया अ। अब बराबर क्या हो जाएगा? क। अब इस क में क्या अंतर है गुरु? इसका जवाब देंगे हमारे साहिल जी कि इस क और इस क में अंतर क्या है।
सर ये का जो है ये व्यंजन है जिसको गुम्फन कहते हैं, जी। ये स्वर मिलने के बाद मिश्रण बन जाता है तो ये का आता है। ये स्वर, ये पूरा वर्ण है और ये अच्छा। व्यंजन है। यानी ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है जी। ये व्यंजन है और ये वर्ण वर्ण है। है। ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं गुरु? तो यहां पर बोल सकते हैं जिन ध्वनियों का स्वर वर्ण करता है, जिन ध्वनियों का स्वर वर्ण करता है, यानी जिन ध्वनियों का वर्ण स्वर के द्वारा किया जाता है वह वर्ण होता है। वर्ण क्या है? वर माने चुनना। ठीक। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ? जिसका चुनाव हो गया, जिसका वर्ण कर लिया गया। वर्ण माने आत्मसात करना। स्वर जिसको आत्मसात करे वे ध्वनि क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती है। इसलिए वर्ण के बारे में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि वर्णांते, वर्णांते, वर्ण के अंत में, वर्णांते स्वरा। वर्ण के अंत में क्या होता है? स्वर होता है। यानी स्वरेण वर्णा वर्ण, स्वर के द्वारा जिसका वर्ण किया गया वही वर्ण है। स्वर के द्वारा जिन ध्वनियों का वर्ण किया गया वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसलिए वर्णांते स्वरा, वर्ण के अंत में स्वर होते हैं और व्यंजन के अंत में कुछ नहीं, घंटा। ठीक है। तो अब आपके सामने मेरे बच्चों आया कि हम जिस वर्ण के चैप्टर को पढ़ने के लिए चल रहे हैं उस वर्ण की विशेषताएं 3 हैं। इनकी उत्पत्ति किससे हो रही है? तो व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण से। अब इनकी परिभाषा अगर देखी जाए तो परिभाषा में क्या कहेगा कि वर्णांते स्वरा, कहीं कहीं ये पदांते स्वरा के नाम से भी जाना जाता है। पदांते स्वरा। तो पदांतिक में आप लोगों को थोड़ी सी मिसगाइडेंस हो सकती है क्योंकि पद का एक अलग भूमिका है। वर्ण से शब्द बनेगा, शब्द से पद बनेगा, अब पद से वाक्य बनता है। ठीक है ना? तो एक अलग कंसेप्ट की स्थिति बनेगी, लेकिन उसको भी यहां पर वर्णांते स्वरा के ही अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। तो इनकी उत्पत्ति हो गई, इनकी विशेषता हो गई। उत्पत्ति किससे हो रही है? व्यंजन और स्वर से। अब जानते हैं कि यार ये जो 2 सिगोफा हैं ये क्या हैं? हम व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं? भाई वर्ण के बारे में हमने जान लिया। ठीक, वर्ण आ गया यहां। अब जानना है कि यार व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब व्यंजन की हम बात करते हैं तो व्यंजन साफ साफ चिल्ला के कुछ कहता है गुरु। क्या कहता है? वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन। वी माने क्या होता है? वी माने होता है विशेष, और अंजन माने क्या होता है? प्रयत्न। वेरी गुड अभिषेक। ठीक है। यानी भाषा की वे ध्वनियां जो विशेष प्रयत्न से प्रकट होती हैं क्या कहलाएंगी? व्यंजन। वी अंजन इति व्यंजन। भाषा की वे ध्वनियां जो विशेष प्रयत्न के बाद उच्चरित होती हैं, यानी जिनको उच्चरित करने के लिए हमें किसी न किसी प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, बिना प्रयत्न के उनका उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? इस व्यंजन में आएंगे तो इसी को हम प्रयत्न वर्ण के नाम से जानते हैं। कितने प्रयत्न हो जाएंगे? तो 5 प्रयत्न होंगे। 5 कौन? कंठ प्रयत्न का खा गा घा अंग, तालु प्रयत्न चा छा जा झ य, मूर्धा प्रयत्न
ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है जानते हो? जिन वर्णों का उच्चारण हम अपनी जिह्वा को मोड़ के करते हैं, ऐसे सीधी जिह्वा है, मोड़ लेंगे तब जिनका उच्चारण होता है उन्हें मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा प्रयत्न ट ठ ड ढ ण, दंत प्रयत्न त थ द ध न, ओष्ठ प्रयत्न पा फा बा भा मा। इन प्रयत्नों से, विशेष प्रयत्नों से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक मेरे बच्चों। अब अगर व्यंजन की दशा देखी जाएगी, व्यंजना इति व्यंजना, अगर इस व्यंजन की दशा देखी जाए तो दो होंगे। एक होगा गुम्फन और दूसरा होगा मिश्रण। याद रखिएगा, इसी पर प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं कि व्यंजन की स्वर रहित दशा कहलाती है। व्यंजन की स्वर रहित दशा कहलाती है। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 गुम्फन, नंबर 4 कोई नहीं। तो कौन सी कहलाएगी? गुम्फन। गुम्फन एक स्वर रहित दशा है और मिश्रण व्यंजन की स्वर सहित दशा है। और जहां ही मिश्रण होगा यही मिश्रण वर्ण बन जाएगा। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं व्यंजन प्लस स्वर बराबर वर्ण, तो जो ही व्यंजन स्वर सहित होगा वर्ण बन जाएगा। तो यही व्यंजन की मिश्रित जो अवस्था होती है वो वर्ण की अवस्था होती है। ठीक मेरे बच्चों, तो व्यंजन की स्थिति आ गई। अब आते हैं स्वर। यार स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चे, अगर स्वर की बात हम करें तो स्वर कुछ इस तरह से आएगा। स्वर में देखोगे तो आ जाएगा स्व प्लस र। स्व माने बताओ? स्वयं। हाँ, स्व माने स्वतः या स्वयं या खुद से या अपने आप या सेल्फ। र माने रवित होना यानी उच्चरित होना। रवित होना यानी उच्चरित होना। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? तो परिभाषा कहती है स्वयमेव रवितः, स्वयमेव रवितः इति स्वरः, स्वयमेव रवितः इति स्वरः। इसकी परिभाषा है। स्वयमेव जो अपने आप ही रवित यानी उच्चरित होती है वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं। यानी भाषा की वे ध्वनियां जो बिना किसी प्रयत्न के स्वतः स्वयमेव अपने आप ही उच्चरित हो जाएं, वे स्वर कहलाते हैं। और भाषा की वे ध्वनियां जिसके लिए हमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आपके पास 3 बिंदु आ गए मेरे बंधुओं। ठीक है। पहला बिंदु आपका आ गया व्यंजन, दूसरा बिंदु आ गया स्वर, तीसरा बिंदु आ गया वर्ण। ठीक है। इनके हम लक्षण, इनकी हम आपको उत्पत्ति आपके सामने मैंने रख दी है। अब यहां प्रश्न कैसे कैसे आते हैं हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न यहां पर यह आएगा आपके सामने कि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी गई है। भाषा की लघुत्तम इकाई मानी गई है। विकल्प देगा आपको वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। किस पर टिक लगाओगे आप? वर्ण पर। वेरी गुड। भाषा की अखंड इकाई कही जाती है। भाषा की अखंड इकाई वर्ण। वेरी गुड।
भाषा का अर्थ भेदक इकाई। अर्थवेदक भी वर्ण है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन आ जाता है मेरे बच्चों के बीच में, जिसको आप गौर कीजिएगा। अगर सवाल आता है कि भाषा की सार्थक इकाई, तो शब्द होगा। और अगर आ गया भाषा की अर्थभेदक इकाई, तो वर्ण आएगा। ठीक है, शब्द भेदक हो गया, अरे हाँ, अर्थभेदक हुआ तो वर्ण, सार्थक इकाई हुआ, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो शब्द होगा। अब भाषा की बृहत्तम सार्थक इकाई वाक्य होगा। इसे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये चीजें हमारे आपके सामने आ गई। अब सवाल आता है इसी के बीच में कि वर्ण भाषा की इकाई है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे यार कि ये भाषा को भी जान लिया जाए कि ये श्रीमान जी क्या हैं, भाषा किसे कहते हैं, और ये किस धातु से निष्पन्न है, इसका लिंग क्या है। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों यहां पर देखिएगा, तो भाषा का अगर सटीक परिभाषा जानना है तो हमें थोड़ी सी संस्कृत की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण का है। अतः हिंदी की कोई भी प्रामाणिकता संस्कृत के व्याकरण से ही सिद्ध होती है। इस नाते अब इनकी परिभाषा क्या है, तो आप लोग क्या बोलते हो जानते हो? 99% हमारे छात्र भाषा की परिभाषा क्या देते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति की माध्यम है, या वह माध्यम जिससे हम भावों का आदान प्रदान करते हैं भाषा कहलाती है, या संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं, या कथोपकथन के माध्यम को भाषा कहते हैं। पर वो एक चीज भूल जाते हैं हमारे छात्र कि प्रश्न भाषा की परिभाषा का है, यानी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज है। पूछा क्या जा रहा है? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। और हमारे छात्र यूज ऑफ लैंग्वेज बताते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है मेरे बच्चों, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज और यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो ये यूज ऑफ लैंग्वेज है, भाषा का उपयोग आप बता रहे हैं। संप्रेषण का माध्यम है, ये भी यूज ऑफ लैंग्वेज है। भावों की वाहिका है, ये भी यूज ऑफ लैंग्वेज है। हमें तो भाषा का मीनिंग चाहिए यार, भाषा की परिभाषा चाहिए। तो उसके लिए संस्कृत में एक परिभाषा बहुत ही सर्वमान्य है। ये कहते हैं कि भाषितः इति भाषा। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा उच्चारित ध्वनि भाषा है। भाषिता यानी उच्चरित होना, ध्वनित होना, झंकृत होना, उद्भूत होना, प्रकट होना। किसी भी सेंस में आप इसको ले सकते हो। भाषित का मतलब हो गया, भाषिता यानी भाषित, भाषित माने उच्चरित। उच्चरित ध्वनि जो है वह भाषा है। अब सवाल यहां आता है यार कि विश्व की सभी भाषाएं ध्वनि हैं। विश्व की सभी भाषाएं ध्वनि हैं। क्यों?
क्योंकि वो भाषित हैं, उच्चरित हो रही हैं, ध्वनित हो रही हैं, झंकृत हो रही हैं, विस्फुरण है उनमें, नाद का झंकार है, तो भाषा है। तो विश्व की सभी भाषाएं तो ध्वनि हैं, ये तो सर्वसिद्ध है। अब सवाल आता है कि क्या सभी ध्वनियां भाषा हैं? नहीं। क्यों नहीं भाई? अगर विश्व की सभी भाषाएं ध्वनि हैं तो क्या सभी ध्वनियां भाषा होंगी? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि वही ध्वनि भाषा होगी जो उच्चरित होगी। कंडीशन है। उच्चरित को हटा करके मैं नहीं बोल रहा हूं कि ध्वनि भाषा है, ना 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 ना, उच्चरित ध्वनि भाषा है। अब सवाल आता है कि अरे उच्चरित का मतलब क्या है? तब तो जानेंगे कि वह कैसी ध्वनि भाषा हो सकती है। तो अगर हम उच्चरित पर ध्यान इकट्ठा करेंगे तो मेरे बच्चों इसमें दो पद आपको दिखाई पड़ेगा, एक आएगा उत और दूसरा आएगा चरित। उत का अगर मीनिंग निकालोगे तो आएगा श्रेष्ठ, और चरित का मीनिंग निकालोगे तो हो जाएगा आचरण। अब फिर सवाल आएगा, श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ यार? श्रेष्ठ का मीनिंग क्या है? भाषा में श्रेष्ठता का मतलब क्या है? तो श्रेष्ठता क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है। आचरण माने सीखना, श्रेष्ठ आचरण से सीखना। हम इसको आगे, क्योंकि आचरण का मीनिंग यहां पर आ जाएगा सीखना से। ठीक है। कैसे सीखना है भैया? तो श्रेष्ठता के साथ। अब श्रेष्ठता क्या होता है? तो किसी भी भाषा की श्रेष्ठता उसका व्याकरण होता है। ठीक है। किसी भी भाषा की श्रेष्ठता उसका व्याकरण होता है। तो जब हम किसी भाषा को उसके व्याकरण के अनुसार पहले क्या करते हैं? सीखते हैं, तदुपरांत अभिव्यक्ति करते हैं, ध्वनित करते हैं। तो वो जो ध्वनि है जो सीखने के बाद बोली गई वही ध्वनि भाषा है। बिना सीखे अगर आप किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो वो भाषा नहीं हो सकती। जैसे सर्दी जुकाम अपच आदि होने पर आप देखते हैं छींकना, खखारना, ढकरना, खर्राटे लेना, ये सारी की सारी ध्वनियां आपके मुंह से ही आ रही हैं। तो क्या इन्हें भाषा कह सकते हैं हम? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको किसी दादी, नानी, चाची, फुफ्फा, नाना, बाबा, दादा ने सिखाया नहीं गुरु। ये प्राकृतिक ध्वनियां हैं, इसलिए भाषा नहीं। और हम जो बोल रहे हैं इसको आज से पहले कभी न कभी कहीं न कहीं हम सीखे हैं, तब बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं भाषा है, क्योंकि ये सीख कर बोली गई है, बिना सीखे नहीं बोली गई है, सीख कर बोली गई है, अतः यह भाषा है। तो यहां पर ये मीनिंग हो गया मेरे भाई कि श्रेष्ठ आचरण से सीख कर बोली गई ध्वनि क्या है गुरु? भाषा है। अब भाषा की परिभाषा आपके सामने आ गई कि श्रेष्ठ आचरण से सीखकर बोली गई ध्वनि भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्लियर हुई। अब यहां पर जब हम आते हैं कि भाषा की परिभाषा हमारी जब क्लियर हो गई तो सवाल आया क्या कि भाषा एक ध्वनि है? यही ना सिद्ध हुआ। अब यहां पर अगर देखा जाए तो भाषा क्या है? ध्वनि है। अब एक कंडीशन अलग है कि कैसी ध्वनि है, तो बताए कि उच्चरित ध्वनि है। तो भाषा एक ध्वनि है, तो सिद्ध हुआ। अब आगे चलते हैं।
कि जब हमारी भाषा ध्वनि है तो सवाल आता है कि भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? 2। कौन कौन से? एक है एक है स्वरात्मक और एक है व्यंजनात्मक। वेरी गुड। तो भाषा में कुल 2 प्रकार की ध्वनियां आती हैं, ठीक। एक आती है स्व प्लस र बराबर स्वर, स्व प्लस र बराबर स्वर, और दूसरी आती है वी प्लस अंजन बराबर व्यंजन, वी प्लस अंजन बराबर व्यंजन। ये इसमें हो एक मिनट जरा सा देखो इसको तो पहले। मेरे बच्चों, बोर्ड में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण आज की क्लास यहीं पर विराम दी जा रही है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि मेरे बच्चों, ये फ्री ऑफ कास्ट की क्लास है। आप अपने इष्ट मित्रों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर करें, इसका प्रचार प्रसार करें। आप लोगों में भी जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर ले, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये जो क्लास हम आपको दे रहा हूं मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल आपके अनुकूल, आपके अनुसार बना के दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका जितना प्रचार करेंगे उन बच्चों तक ये पहुंच जाए जिसे इसे आवश्यकता है, तो आपको एक ठो पुण्य का लाभ भी मिल जाएगा और एक गुरु का सहयोग भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम क्लास को यहाँ विराम करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।